तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फरवरी में आर का जो है एग्जाम का डेट आ चुका है। तो हमारा जो 75 दिन का आर का टारगेट चल रहा है उसका 7वां दिन है। तो बिना किसी देरी के आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ डिस्कशन किया जाए। तो आकाश जी पूछिए क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, लक्ष्य मिल चुका है हम लोगों को। अब हमें तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना है। आइए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? हम्म। ना, हम्म। तो इसके ऑप्शन है द्वैध शासन प्रणाली, हम्म। ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, हम्म। ऑप्शन सी है संघीय व्यवस्था, हम्म। ऑप्शन डी है आपके पास प्रांतीय स्वायत्तता। तो तो जो जिसमें इसमें देखिए जो पहला है, क्या बोले हैं पहला, फिर से एक द्वैध बात है। शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली है। इसमें 1919 के अधिनियम में आई थी। इसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम भी कहते हैं। और इसके बाद जो एक था सांप्रदायिक पंचायत वाला जो बताए हैं आप, सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधि। प्रतिनिधित्व, ये 1909 में आया था। और उस 1909 के अधिनियम को हम मॉन्टेस्क्यू मार्ले मिंटो सुधार पार्लियामेंट कहते हैं। सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें जो है मुस्लिम्स को जो है इसमें सीट का मतलब आरक्षण एक तरीके से दिया गया था। आरक्षण क्या था, मतलब कि उसमें ये था कि जिस सीट पे मुस्लिम लड़ रहा है, जो सीट मुस्लिम की रिजर्व है, उस पे कल मुस्लिम वोट भी दे सकते थे। अभी जो हमारा आरक्षण है इस पे चाहे कोई भी लड़े, जैसे कोई सीट SC या ST के लिए आज कंजर्व मतलब रिजर्व है, तो उस पे कोई भी लड़ेगा तो सभी लोग वोट दे सकते हैं। ये नहीं कि केवल वही देंगे, क्या ना मुस्लिम मतलब SC और ST ही वोट देंगे, जनरल भी उसमें वोट देगा। तो उसमें ये था कि जो उसमें अगर मुस्लिम किसी सीट पे लड़ा है तो उसका जो है केवल मुस्लिम ही वोट देगा और मुस्लिम ही वहां से लड़ सकता है। और एक क्या था और ऑप्शन? ऑप्शन एक था आपके पास संघीय संघीय व्यवस्था। व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जैसे हम लोग बता जानते हैं कि 1935 के अधिनियम में आई थी संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था, इसमें तीन मुख्य जो चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, ये है कि एक तो इसमें संघीय व्यवस्था आई थी। दूसरा, इसी अधिनियम के तहत बर्मा को जो है भारत से अलग किया अलग गया। किया गया था 1937 में, अलग उन्नीस सौ करते हैं। सैंतीस में अलग कर दिया गया था। हम्म। और ये बहुत विस्तृत था। इसी के आधार पर हमारा संविधान लगभग मोस्टली इसी के आधार पर बनाया गया है। हाँ, तो जैसा कि देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन में 1919 में इंडियन काउंसिल ने किस बात की व्यवस्था की गई, तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो अच्छा। इसमें जो अंग्रेज थे, अच्छा। अच्छा। जैसे लॉर्ड कर्जन जो था, उसकी पहले से ही मंशा हो गई थी कि भारत में फूट डालो और राज करो की व्यवस्था उसने अलग तो ये तो करने का उन्नीस सौ प्रयास। नौ वाला होगा ना? हाँ, तो वो जब हटा, इसके बाद जब मिंटो भारत हम्म। का वायसराय हम्म। बना और भारत का जो जॉन मार्ले थे उन्हें हम्म। भारत का सचिव बनाया गया। हाँ। तो इनके द्वारा जो पेश किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को, उसी को मार्ले मिंटो सुधार किया गया 1909। 1909। 1909 को। तो हाँ, उसी को जो है कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। हम्म। तो इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व होंगे, उनका जो चुनाव होगा, उन पर जो मतदान करेगा वो एक मुस्लिम विशेष ही करेगा। तो इसके अनुसार एक अलग उनका निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया था। अच्छा अच्छा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पहला है अनुच्छेद 330, दूसरा अनुच्छेद 331, तीसरा अनुच्छेद 332 और चौथा है 333। अगर इसमें देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन 330 हो जाएगा। हाँ, 330 सही है। तो इसमें दोस्तों ये बात है कि पहले से ही चला रहा था, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो लेकिन हमारा उस तरीके से जो संविधान हमारा 1950 में जब लागू हुआ, जो 1927 और 1950 के बीच में जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, जब बैठी हमारी संविधान सभा, तो उसमें एक चर्चाएं हुई कि जो SC और ST है इसके लिए हम क्या प्रतिनिधित्व। पहली बार जो है 10 साल के लिए जो है
किया गया था। 10 साल के लिए किया गया था कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाता है, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा। लेकिन तब से लेकर अभी तक इसको बढ़ाते बढ़ाते चलाया गया है, और 2019 में फिर इसको 10 साल बढ़ा दिया गया है। तो अभी 2030 के लास्ट तक मतलब आरक्षण एससी एसटी को है। अभी अभी एक और आरक्षण की बात हुई, तो इस पे भी महिलाओं को 33%, जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण दे दिया गया 33%, तो वो जो है 330 ए और 332 ए के तहत दिया गया है। और ये 105वां जो है 106वां जो संविधान संशोधन है, और 128वां संविधान संशोधन बिल। देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, संविधान संशोधन बिल दूसरी चीज है, संविधान संशोधन दूसरी चीज है। अगर संविधान संशोधन बिल पूछेगा तो हम 128 मारेंगे, और जब संविधान संशोधन पूछेगा तो 106 मारेंगे। इसमें ये चीज है। और जो है इसी 330 के तहत जो है एसटी एसटी को लोकसभा में, और 332 के तहत राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी को जो है आरक्षण दिया। अब देखिए, अगर विधान लोकसभा की बात अगर उठी है तो 80 के तहत हमें एक जो है लोकसभा के गठन की बात की गई है हमारे भारतीय संविधान में। 80 के तहत ही ना, 80 के तहत 80 के तहत भारतीय लोकसभा के गठन की बात। लोकसभा 81 होगा, राज्यसभा 81 है, सॉरी 81 है लोकसभा का गठन, और 80 राज्यसभा है। राज्यसभा बड़ा भाई पहले है, छोटा भाई बाद में है। लेकिन इस तरह से नहीं है कि बड़ा भाई, जो लोकसभा है इसका जो चुनाव है ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि पूरा भारत को एक छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है, और उस पर डायरेक्ट जनता वोट देती है। जबकि राज्यसभा का जो इलेक्शन है, इसमें राज्य के प्रतिनिधि जो विधानसभा के प्रतिनिधि चुने हुए हैं वो वोट देते हैं, क्योंकि विधानसभा को जो है राज्यों का प्रतिनिधि बनाया गया। हमारे यहाँ बाई कैमरल जो है, मतलब 2 सदनीय संसद है, और ये हमारा इसलिए है क्योंकि इससे एक चीज होती है कि हम चेक एंड बैलेंस एक दूसरे पर, जैसे कोई कानून लोकसभा बना दिया, अब वो राज्य के जो पक्ष में नहीं आ रहा है तो राज्यसभा उसको रोक सकती है, इसलिए ऐसा है, बाई कैमरल हो जाता है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन ए है आपके पास महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है आपके पास मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है आपके पास तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी है आपके पास चित्तरंजन दास। तो इसका उत्तर जो है चित्तरंजन दास होगा। दरअसल असहयोग आंदोलन अगर देखा जाए तो 1920 में स्टार्ट होता है, 1 अगस्त 1920 को। तो उस टाइम जो है, उस टाइम के अगर नेता देखा जाए तो चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, उसके बाद आप देखिए तो जवाहरलाल नेहरू तो बाद में आए, उसके बाद लाला लाजपत राय और तिलक जी तो उसी टाइम की डेथ हो गई थी। उसके बाद और नेताओं में देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सब नेता थे उस टाइम के। तो उनमें से जो 2 प्रमुख नेता थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू तो नहीं छोड़े, लेकिन चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, और बहुत सारे लोगों ने छोड़ी थी, तो सबका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चित्तरंजन दास इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ तो फिर स्वराज पार्टी का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था 1923 में। तो वही जो ये समाप्त हो जाता है चौरा चौरी कांड के बाद 1922 में, फरवरी 1922 में। तो इसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन जब समाप्त होता है तो इन्होंने कहा कि अब हम डायरेक्ट जनता के तहत नहीं बल्कि काउंसिल चैम्बर में जाकर कांग्रेस का विरोध करेंगे। एक बात ये भी जानकर, विट्ठल भाई पटेल जो है पहले जो है वो थे स्पीकर थे काउंसिल चैम्बर के, पहले जो स्पीकर थे भारत के। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारी क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, डी उपयुक्त सभी द्वारा।
इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो सभी हो जाएंगी, क्योंकि लोकसभा की जो बैठक होती है उसे स्थगन के तहत भी हम समाप्त कर सकते हैं, सत्रावसान द्वारा राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं, और विघटन द्वारा भी ये लोकसभा का जो स्थगन। तो इसमें दोस्तों देखिए, जानने वाली महत्वपूर्ण बात यह है, जो स्थगन होता है वो स्पीकर करता है। स्थगन मतलब लोकसभा चल रही है, कोई बात हो गई तो मतलब जैसे कोई सांसद जो भूतपूर्व सांसद हैं उनकी डेथ हो, या किसी प्राइम मिनिस्टर भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, या फिर कोई ऐसी जैसे शोर शराबा हो गया, किसी बिल को लेकर सहमत नहीं बन रही है, तो स्थगन हो जाता है कुछ समय के लिए, मतलब 1 काल या 2 काल के लिए जो स्थगन हो जाएगा। उसके बाद फिर जो सत्रावसान है, जब सत्र खत्म होता है, जैसे हमारे यहाँ 3 सत्र हैं, एक मानसून सत्र, एक ग्रीष्मकालीन सत्र, एक है बजट सत्र। जब सत्र समाप्त होता है तो राष्ट्रपति द्वारा इसको समाप्त किया जाता है, तो इसको सत्रावसान बोला जाता है। उसका विघटन होता है। विघटन जब जैसे कोई भी पार्टी है, जैसे भारत पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम जो पार्टी वाइज है, तो अगर कोई पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पा रहा है लोकसभा में, तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के कहने पर कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज और ये भी गौर करने वाली बात है कि जो है जो सत्रों को जो बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है, और पहली बार जब लोकसभा चुनी जाती है तो दोनों को एक साथ बैठा के जो राष्ट्रपति का भाषण होता है उसको हम, तो जो सत्र राष्ट्रपति जो बुलाता है, जब लोकसभा पहली बार गठित होती है तो जो सत्र बुलाता है उसको अभिभाषण कहते हैं। अभिभाषण के द्वारा फिर जो प्रधानमंत्री का जो है गठन सब हो गया रहता है, उसके बाद जब कार्यकाल स्टार्ट होता है तो उसको अभिभाषण कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्यों? ऑप्शन ए है आपके पास, इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। ऑप्शन बी है, इसमें लेबर पार्टी का कोई सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी है, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन डी है, इसका अध्यक्ष जनरल डायर था। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका होगा कि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। जैसे साइमन कमीशन गो बैक का नारा आया था, तो इसी वजह से आया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। और दूसरी चीज है कि पहली भी जब 1919 का जब अधिनियम आया था तो सरकार कही थी कि 10 साल बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद जैसा होगा उस हिसाब से हम फिर अगला अधिनियम लाएंगे। तो चूंकि 1919 से 10 साल 1929 में होता है, लेकिन था 1928 में चुनाव इंग्लैंड में, तो जो पार्टी सरकार चला रही थी उसने सोचा कि हम पहले ही समीक्षा कर दें, ना ऐसा ना हो कि फिर अगली पार्टी आए तो फिर कानून बदल दे और इसको गलत साबित करे। तो उसने पहले ही समीक्षा करना चाहिए। तो 1928 में जो है साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। 1927 में गठन कर दिया जाता है साइमन कमीशन का। तो इसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा जाता। इसी चीज का जो हमारे कांग्रेसी नेता थे उन्होंने विरोध किया, कहा कि भारत में चल रहे कानून की अगर भारतीय समीक्षा नहीं करेंगे तो इसका कैसे हम मान लें कि कानून सही है या गलत है। इसी वजह से साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था। तो जो साइमन कमीशन थी ये 7 सदस्यीय एक टीम थी जिसके अध्यक्ष जो है साइमन कमीशन को बनाया गया था। तो इसका गठन 1927 में किया गया। 3 फरवरी 1928 को यह भारत जब आई तो इसका लाला लाजपत राय के साथ विभिन्न भारतीय क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण जो लाला लाजपत राय थे इन पर लाठियों से प्रहार किया गया था। इसी के कारण इनकी हत्या भी हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए, उन्होंने ये कहा था, स्टेटमेंट ऐसा था कि जो है मेरे ऊपर बरसाई गई एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय का जी का स्टेटमेंट था। इसी लाला लाजपत राय की वजह से जो है उन्होंने जो है भगत सिंह ने जो है सैंडर्स को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी, इन्हीं वजह से लाहौर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को अस्थायी
अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तीसरा है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। डी ऑप्शन है बी एवं सी दोनों सही है। नहीं, देखा जाए तो इसमें दोनों सही हैं, क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदस्य इसलिए माना जाता है कि इसका विघटन, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, और जो इसके सदस्य हैं हर 6 वर्ष बाद 1/3 इसके सदस्य बदलते रहते हैं, उसके बाद नए सदस्य आते रहते हैं। देखिए आप यहाँ पे गलत हो गए हैं। तो जो है प्रति 2 वर्ष अगर कोई अगर सदस्य अगर छोड़ता है सदस्य, तो इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सदन अस्थाई है, एक अस्थाई सदस्य है। इसका विघटन नहीं होता इसलिए एक अस्थाई सदस्य। तो सिर्फ यही ऑप्शन बी सही है कि इसका विघटन नहीं होता। इसकी बाद इसमें एक बहुत चर्चित बात है कि जब 1951 में पहली बार राज्यसभा जब गठित हुई थी, तब का क्या नियम बना था, कैसे, तब कौन लोग, मतलब तब तो सभी को हो गया, सभी लोग 6-6 वर्ष के लिए गठित हो गए, तो फिर कौन 2 वर्ष के बाद। तो इसमें हुआ कि तब ये लिखा गया कि लॉटरी सिस्टम। हालांकि इसमें राष्ट्रपति के पास ये अधिकार था कि हम किन किन सदस्यों को हम त्यागपत्र दिलवा देंगे, ये लिखा गया था। पर उस टाइम में ये निर्णय लिया गया कि हम लॉटरी से नाम निकालेंगे। जिन जिन लोगों का लॉटरी से नाम निकला उन लोगों को 2-2 साल बाद, मतलब 1954 में, मतलब उनकी सदस्य त्यागपत्र देना पड़ा। फिर 1954 में एक बार, फिर 1956 में एक बार, फिर 58 में तो फिर हो गया। फिर इस एक क्रम बन गया कि 2-2 साल में एक तिहाई सदस्य जो है अपना निकलते जाएंगे और 6 वर्ष का जो है गठन। अब यहाँ पे ये चीज है कि सदन अस्थाई क्यों बनाया गया। देखिए आप अगर देखें तो हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, अगर अमेरिका और भारत की तुलना करो इंग्लैंड की, क्योंकि भारत इंग्लैंड और अमेरिका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्स करके जो बना है, मिश्रित है दोनों। तो अगर इंग्लैंड की अगर अपर हाउस की बात है, उसके पास कोई पावर नहीं है, जबकि भारत के पास उससे ज्यादा पावर है। और जो अमेरिका की सीनेट है उसके पास भारत से ज्यादा पावर है, क्योंकि वहां की सीनेट अगर किसी बिल पे, मनी बिल पे भी रोक लगा सकती है अमेरिका की सीनेट, जबकि भारतीय संसद जो है अपर हाउस, मतलब राज्यसभा, मनी बिल पर रोक नहीं लगा सकता। और यहाँ के जो इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, वो तो किसी भी बिल का, अगर कोई बिल चला गया तो 14 दिन बाद अपने आप ही पारित हो जाता है, चाहे वो कुछ देखे या कंसिडरेशन करें या ना करें। जबकि भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसपे केवल राज्यसभा ही कानून बना सकती है, जैसे 312 हो गया, 249 के तहत हो गया। इस पे केवल कानून राज्यसभा के कारण ही बन सकता है, लोकसभा इस पे कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुन लीजिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन महात्मा गांधी होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें वही इरविन गांधी समझौता के बाद जो है गांधी जी जाते हैं वहां पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तो उनके साथ सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी साथ में होते हैं। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस की तरफ से नहीं गए होते हैं, वो हिंदू महासभा की तरफ से गए होते हैं, जबकि गांधी और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की तरफ से गई होती हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। तो इसमें एक प्रश्न उठा है किसने तीनों में भाग लिया था, तो अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। तो लेकिन इम्पोर्टेंट जो है अम्बेडकर जी थे, उन्होंने तीनों में भाग लिया था। पहला वाला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो और कुछ कहना चाहेंगे? तो गांधी जी जब यहाँ भारत से ब्रिटेन जाते हैं तो वो राजपूताना नामक जहाज से ब्रिटेन के लिए जाते हैं, जो कि बहुत अधिक पूछा जाता है कि किस जहाज से वो ब्रिटेन को गए थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? मतलब एकांतिक शक्ति से यहाँ मतलब है कि केवल राज्यसभा ही कर सकती है वो काम, लोकसभा नहीं कर सकती है। पहला ऑप्शन है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, दूसरा
आकस्मिक रिक्त में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। सी, किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति। डी, अपने सभापति की अपदस्थ करना, अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखा जाए इसका सही आंसर तो बी हो जाएगा। नहीं, गलत हो गया इस बार भी आपका, जो है थोड़ा जो है पॉलिटी पे ध्यान दीजिए। तो इसका ऑप्शन नई सेवाओं का सृजन करना, नई भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करना। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे आईएएस निकल के जाते हैं वो कहाँ कार्य करते हैं? राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो अगर राज्य की कोई समस्या होगी तो कौन उठाएगा संसद में? राज्यसभा उठाएगी। इससे कॉन्सेप्ट देखिए कि 312 के तहत ये है, 312 का अभी मैंने आपको चर्चा बताई थी, लेकिन उसका ये नहीं बताया था कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है। 312 के तहत नई अखिल भारतीय, अगर कोई नई सेवा, जैसे कि पहले से हमारे पास सारी चीजें हैं लेकिन आईएएस का पद नहीं है, अब आईएएस का पद अगर निर्मित करना है तो राज्य सेवा की विधान, राज्य में कार्य करेंगे तो उसको कौन डेवलप करेगा? वो राज्यसभा ही मामला उठाएगी, उसमें विधेयक जो राज्यसभा लाएगी तो उसमें जो है। और जो आकस्मिक रिक्त के भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो ही नहीं सकता। कैसे राज्यसभा कैसे निर्वाचन? उसमें लोकसभा भी निर्वाचन करती है उपराष्ट्रपति का, तो दूसरा कैसे हो सकता है? दूसरा तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भी हिस्सेदारी करती है। और उसके बाद तीसरा, किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति। विधान परिषद की समाप्ति उस राज्य की जो है विधानसभा अगर रिकमेंडेशन करेगी तब जाके संसद उस पर निर्णय लेगी। उसके बाद अपने सभापति अपदस्थ करना, अपने सभापति को अपदस्थ कर सकती है, लेकिन सभापति होता कौन है? फिर मैटर दिया जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने का वही नियम है जो एक मुख्य न्यायाधीश को अपदस्थ करने का है। तो इस वजह से जो इसका नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो। चलिए दोस्तों, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका ऑप्शन दादा भाई नौरोजी होगा, क्योंकि उन्होंने द ड्रेन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक ऑफ ड्रेन या ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक लिखी। और इसके द्वारा उन्होंने नहीं, उनकी पुस्तक ना द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड अनब्रिटिश रूल्ड, ये उनके पुस्तक का नाम था। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। तो ये बात तो हो रही है आपकी जो है 1900 लगभग 1870 के दशक की, 1870 के दशक के पास की ये चर्चा है। उसमें उस समय जो है दादा भाई नौरोजी थे और इस टाइप के बहुत सारे नेता थे। तो दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट ये था, जो अन ब्रिटिश रूल से देखेंगे तो उनका कहने का मकसद है कि ब्रिटिश रूल की वजह से नहीं, जो हमारी इकोनॉमिक में ड्रेन में वेल्थ हो रहा है ये ब्रिटिश रूल की वजह से नहीं हो रहा है। जो हमारे यहाँ लोग रह रहे हैं, जैसे जमींदार हो गए, ये लोग जो है नीचे से जो है पैसा निकाल रहे हैं, जैसे किसानों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर जाके बाहरी वस्तु ले आके खरीद के पहन रहे हैं, ना कि भारतीय चीजों को। और इसमें दो चीज है कि रेमिटांस एक आता है। रेमिटांस का मतलब होता है जैसे कि आज बहुत सारे भारतीय बाहर रह रहे हैं तो वहां से पैसा, कार्य तो वहां कर रहे हैं लेकिन वहां से पैसा जो भारत भेजा है, वैसे ही उस काल में था। जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे वह यहाँ तक जैसे भारत में काम करते थे, लेकिन उनका पैसा जाता कहाँ था? यहीं से जाता था। और दूसरी बात, जब यहाँ पे रेलवे का जो निर्माण हुआ भारत में, तो वो पूंजी पर निर्माण हुआ। किसकी पूंजी पर निर्माण हुआ? वहां के लोगों को 5% गारंटी दी गई कि आप रेलवे बनाइए, अगर आप कुछ घाटा होता है तो सरकार पेड करेगी। सरकार कहाँ से पेड करेगी? भारत के पैसे से पेड करेगी। फिर उसका जो प्रॉफिट है वो कौन ले जाएगा? फिर वही ले जाएंगे। तो इस तरीके से उनका कहना था कि जो जितना भी पैसा भारत में है, भारत का पैसा किसी न किसी माध्यम से वो इंग्लैंड पहुंच रहा है। इसमें एक कथन यह है कि जो है एक ब्रिटिश सरकार एक सोक्टे की तरह है, जो कि गंगा जी के मतलब तट पे आती है तो सोक्टे को दबा पूरा फैला देती है और सारी चीज यहाँ से इकट्ठा कर लेती है, और थेम्स नदी के बाद जाके सोक्टे को दबा देती है, तो जो सारी चीजें हैं थेम्स नदी के किनारे गिर जाती हैं। तो दादा भाई नौरोजी इसका उत्तर होगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने सिद्धांत दिया था।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? पहला है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। दूसरा है संविधान में संशोधन करने के विषय में। तीसरा है सरकार को हटाने के विषय में। डी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। अगर इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो संविधान संशोधन के विषय में। सही है दोस्तों, इस बार बहुत सही किए हैं। तो इसमें जो है देखिए, पहला जो ऑप्शन नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु अभी हम लोग बताया कि राज्यसभा की शक्ति इसमें ज्यादा होती है लोकसभा से। और संविधान संशोधन एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें 2/3 बहुमत अगर लोकसभा का चाहेगा तो राज्यसभा का भी 2/3 बहुमत मिलेगा, तभी जाके संविधान संशोधन। राज्य सरकार को, जहां तक सरकार को हटाने की बात है, अगर लोकसभा में अगर किसी मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, ना कि राज्यसभा में। तो अब कटौती प्रस्ताव मतलब मनी बिल से संबंधित आ गया। जब भी मनी का मामला आ जाएगा तो राज्यसभा का अधिकार तुरंत खत्म हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे राज्य सरकार का जो नीचे के 2 ऑप्शन है उसमें राज्यसभा का अधिकार लोकसभा से कम है, और जो पहला ऑप्शन था अखिल भारतीय सेवाओं की जो सृजन की बात थी उसमें राज्यसभा का अधिकार लोकसभा से ज्यादा है। जबकि संविधान संशोधन जो है उसमें जो राज्यसभा का अधिकार लोकसभा के अधिकार के बराबर है। तो जो संविधान संशोधन है 368 के तहत है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत है, और अखिल भारतीय सेवाओं 312 के तहत है। चलिए दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन ए है आपके पास बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी है मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी है बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इसका ऑप्शन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मद्रास प्रेसिडेंसी होगा, लेकिन क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी में भी कुछ भाग आ जाते थे, इसलिए इसका ऑप्शन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों हो जाएगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी क्या? पहली बात ये कि जो जब आपका जो पहले जो बंगाल का गवर्नर बना, पहले क्लाइव था, तो उसने द्वैत शासन लाया। द्वैत शासन का मतलब ये था कि जो है सरकार कोई और चला रहा है और टैक्स कोई और वसूल रहा है। सरकार नवाब चला रहा था मीर जाफर, और जो टैक्स वसूलने का काम था वो क्लाइव कर रहा था। तो उससे क्या हुआ कि बहुत महामारी फैली, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। पैसा सरकार के पास जा ही नहीं रहा, सरकार उसके पास पैसा किसी और के पास जा रहा है, उसके पास पैसा जा ही नहीं रहा है जो सरकार चला रहा है, तो और ना ही पुलिस उसके कंट्रोल में है। तो क्या कर सकता था? तो सारी व्यवस्थाएं चमरा गई। फिर उसके बाद जब वारिंग हेस्टिंग तो उसने लाया आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसमें एक प्रावधान था कि अस्थाई व्यवस्था, जो अस्थाई बंदोबस्त है उसी से उभरा है। उसमें एक प्रावधान था कि वो जो है किसानों को जमीन देता था, लेकिन उससे जो है वो बटाई का दूसरी तरीका था उसका। मतलब जैसे कि आप रैयत वाली व्यवस्था जब आप देखेंगे तो उसमें अस्थाई बंदोबस्त जब देखेंगे जो कॉर्नवालिस ने लाया था, तो उसमें क्या था कि उसमें आप तो दोस्तों जो कॉर्नवालिस की व्यवस्था थी इसके नाम से ही परिचित है कि अस्थाई थी। तो जो जिसको भी जिम्मेदारी इसकी मिलती थी वो उसके जीवन पर्यंत तक रहती थी, जब तक वो लगान देता रहता था। और इसमें क्या ये चीज थी कि इसका जो है जो टैक्स था कभी चेंज नहीं होता। एक बार हो गया, जितना निर्धारित किया गया टैक्स उतना ही निर्धारित हो गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो वारेन हेस्टिंग लाया था उसकी में व्यवस्था थी कि उसमें सिर्फ 5 वर्ष के लिए जमीन दी जाती थी। किसी आज मतलब आप जमींदार हो गए, हम किसान हो गए, तो आपको 5 साल के लिए जमीन दे दी गई और आपसे टैक्स वसूला जाएगा। 5 साल बाद फिर एक बार असेसमेंट होगा तो फिर वो जमीन किसी और को दी जाएगी। लेकिन जब कॉर्नवालिस आया तो उसने अस्थाई कर दिया उसको। और इसमें एक चीज है, सूर्य डूबने तक की व्यवस्था। सूर्य मतलब आपको लगाम सूर्य डूबने से पहले, जिस दिन निर्धारित की उस दिन सूर्य डूबने से पहले जमा करवाना होता था। अगर आप नहीं जमा करवा पाते थे तो आपको जो है आपकी जो भूमि थी उसकी नीलामी होती थी। तो इसके बाद फिर जब इन्होंने देखा तो इससे कोई मतलब एक इस तरीके की व्यवस्था आ गई कि इसका कोई मतलब
हम अंग्रेज टैक्स भी नहीं बढ़ा सकते थे, जबकि उन्हें टैक्स पैसे की जरूरत थी, उन्होंने इस व्यवस्था से टैक्स नहीं बढ़ाया क्योंकि उन्होंने कानून बना दिया था कि हम इसमें कोई टैक्स में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो लगान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये व्यवस्था एक तरीके से लचर हो गई। तब उन्होंने लाया महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी, तब रैयतवाड़ी लेके आए जान शोर के द्वारा, जान शोर ही थे उसके। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये थी कि हर एक किसान से वसूला जाता था टैक्स, और इसकी जो है उस साइड मतलब मद्रास में चूंकि वार क्या था कि उधर उस तरीके की जमींदार, जैसा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में और बंगाल में जिस तरीके के जमींदार वर्ग था जो पहले से मुगल पीढ़ी से चला आता था, वैसा जमींदार वर्ग आप दक्षिण में नहीं देखेंगे, क्योंकि उधर की जो आप विजयनगर सल्तनत में देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स वहां से हमेशा वसूला जाता था किसानों से। तो इस तरीके की व्यवस्था उधर रैयतों से, मतलब रैयत मतलब किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। उसके बाद आती है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था आपका इधर आ जाएगा, राजस्थान हो गया, फिर हरियाणा हो गया, क्योंकि यार महल मतलब यूनिटी ज्यादा थी किसानों में। आप पंजाब को देख लीजिए, कितने यूनाइट है किसान आज भी देखिए। तो वहां के गांव ग्राम प्रधान से मतलब एक महाल कहा जाता था, तो उसके द्वारा इसको जो है टैक्स लिया जाता था। तो यही तो इसका जो है उत्तर जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है। दूसरा, संसद भंग हो जाती है। तीसरा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। चौथा, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन जो डिस्कस किया है दोस्तों, उसके मतलब पॉलिटी वाला, उसमें हमने बताया कि राज्यसभा में चाहे कुछ भी हो जाए उसका जो सरकार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका अनुच्छेद 75(3) है वो स्पेशली कहता है कि जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि संसद के प्रति, न ही राज्यसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस वजह से जो है अगर जो है कोई बिल अगर लोकसभा में अगर फेल होता है सरकार का, तो प्रधानमंत्री को पूरे कैबिनेट को जो है आपको त्यागपत्र देना, जबकि राज्यसभा में अगर कोई बिल फेल होता है तो उसका कोई असर सरकार पे नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, अगले कुछ गर्मा गर्म डिस्कशन के साथ हम लोग और माननीय आकाश जी के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, जो है आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। सिलेक्शन में आप लोग जो है काफी बेजोड़ मेहनत कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।